जिगर पहाड़ का चीरे, जुर्रत की हम तस्वीरें, औलाद को मोम बना दे, सहरा का दिल दहला दे। हम जिगर पहाड़ का चीरे, जुर्रत की हम तस्वीरें, औलाद को मोम बना दे, सहरा का दिल दहला दे। हाथों पर है जो छाले, थम गए हैं हिम्मत वाले, हम देश की ताकत का मजबूत गरूर। हम मजदूर, हम मजदूर, हम मजदूर, हम मजदूर। कोई काम नहीं, कोई नाम नहीं, जो है मजदूर से खाली, जो है मजदूर से खाली। हर रंग में है, हर संग में है मजदूर के दिल की लाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्त और अहबाब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ईद के हवाले से इकट्ठे हुए हैं। अल्लाह ताला ने ये सादत है मुसलमानों की कि साल में 2 दफ़ा उनको ये एजाज़ मिलता है कि वो आपस में बैठें और एक खुशी का इज़हार भी है और दुआ भी करते हैं। इसमें मज़हब का, इसमें मेला ठेला नहीं है बल्कि एक मज़हब का कॉन्सेप्ट है। इसको अभी कोई फ़ोटोग्राफी नहीं करना, इधर कोई लोग ऑन ड्यूटी बैठे हुए हैं, आप जी जी। तो ये कोई मेला ठेला नहीं होता, इसके पीछे इबादत जुड़ी हुई है, चाहे वो ये ईद उल फितर हो या ईद उल ज़ुहा हो। इन दोनों के पीछे एक मजहबी कॉन्सेप्ट होता है और उस कॉन्सेप्ट की बेसिस कुर्बानी होती है, चाहे रमज़ान का महीना हो, चाहे जो है ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना दीन के साथ जुड़ी हुई हैं। और आप लोग यहाँ रोज़े के हवाले से ईद हुई है और फिर आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ, आप सबको और आपकी फ़ैमिली को, आपके लवाकिन को मुबारक हो कि अल्लाह ने आपको ये सादत नसीब की है कि ये लेबर यूनियन जो है वो अपनी तबी उम्र उसने तकरीबन 100 साल से 124 बरस की हो गई है। ये लेबर यूनियन ये माजी में बनी, बहुत माजी में 1913 में कराची इलेक्ट्रिक बनी और कराची इलेक्ट्रिक की शुरुआत हुई और ये इसकी इब्तदाई जो है ना वो यहाँ पावर हाउस पे थी। यहाँ हमारे उल्टे हाथ पे जो पावर स्टेशन है ये 10 मेगावाट का था। फिर ये जनरेटिंग स्टेशन नहीं था, ये जनरेटर थे, जनरेटर से बिजली पैदा की जा रही थी। और फिर इसको कंटिन्यूटी मिली, वेस्ट वॉक में चले गए और उस माने में ये लियारी में जो लोग थे ये ज़्यादातर उसका हिस्सा बने। अंग्रेज़ उसका चीफ इंजीनियर था और फिर वेस्ट वॉक जो है स्टीम स्टेशन वेस्ट वॉक जो है 220 मेगावाट, फिर 75 मेगावाट, इस तरह से 300 साढ़े 300 मेगावाट का वो जनरेटिंग स्टेशन बना। और फिर वो जनरेटिंग स्टेशन के बाद फिर 60s में KEC एक्सटेंड हुई और फिर ये लेबर यूनियन भी चलती चली गई। 60s में हमारी यूनियन जो थी वो मज़ीद फाल हुई शाह साहब की शक्ल में और शाह साहब ने इसको बढ़ोतरी दी और उसका रिज़ल्ट ये निकला कि उन वक्तों में जब बड़ी टेंशन थी, याया खान का दौर था, हमें बेशतर लोग जो बैठे हैं उम्र में बहुत कम है, पाकिस्तान में अयूब खान का दौर था। अयूब खान का तसलसल जो है ना याया खान था। याया खान ने जो है इस मुल्क के अंदर इस मुल्क के 2 टुकड़े किए और वो बदबख्त इंसान था। उसके अयाम में भी कराची इलेक्ट्रिक में यहाँ पर एक ब्रिगेडियर सलाउद्दीन किरमानी था। मेरे वालिद चूँकि KEC में थे तो मुझे कुछ, चूँकि करीबी हमारी रिहाइश भी थी, तो मुझे कुछ अंदाज़ा है कि एक वक्त आया कि वहाँ ट्रैफिक रुक गई और पता चला कि जी KEC के मज़दूर जो है ना वहाँ जमा हो रहे हैं। तो हज़ारों की तादाद में वहाँ मज़दूर जमा हुए और उन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर जो है ना वो पहले माले पे आया और उसने कहा कि आपकी तनख्वाहों में जो है ना 60 रुपये का इजाफा किया जाता है। जिस ज़माने में फ़ौजी सिपाही की तनख्वाह 22 रुपये होती थी, 22 रुपये फौजी तनख्वाह की इजाफा तनख्वाह थी। उस ज़माने में कराची इलेक्ट्रिक के मेहनत कशों को 60s में जो है 60 रुपये की इंक्रीज मिली। क्योंकि हर दौर में अपोजिशन होती है तो अपोजिशन ने कहा कि नहीं 60 रुपये नहीं है 7 रुपये हैं। इस पर झगड़ा हो गया और झगड़े के नतीजे में फिर मैनेजिंग डायरेक्टर जो है ना वहां आया, उसने कहा लिख के कहा कि 60 रुपये का इजाफा हुआ। फिर याया खान की हुकूमत थी, ब्रिगेडियर सलाउद्दीन किरमानी को तलब कर लिया गया। आप बड़े हैरान होंगे कि कराची इलेक्ट्रिक के जो मेहनतकश है उसने बंगाल के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की है, उसने मिडल ईस्ट में भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की है, सऊदिया में खुसूसन जो जो जनरेशन का काम हुआ, या हबीब साहब थे, आप में से शायद कोई जानता ना हो, हबीब साहब हमारे यहाँ चीफ इंजीनियर थे।
हबीब साहब यहाँ से जनाब दुबई चले गए। ये मिडल ईस्ट जो दुबई बना हुआ है, ये दुबई बंजर था, इसको रोशनी जो प्रोवाइड की है वो हबीब साहब ने की है और हबीब साहब के साथियों ने की। तो इस तरह से KEC भी चलती रही और KEC का मेहनत कश भी चलता रहा। और ब्रिगेडियर सलाउद्दीन करमानी ने ये चीज़ें जो मैंने बताई है, बंगाल की बात बताई, मिडल ईस्ट की बात बताई, खलीज की बात बताई, इवन ईरान की, हमारे पड़ोस में जो बलोच इलाका है उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। ये इस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करने में कराची इलेक्ट्रिक के लोगों का बेशतर हिस्सा है। तो उन्होंने कहा कि मैंने इनको 60 दिया है, अगर 160 भी देता तो वो भी कम था। और फिर इधर लेबर यूनियन थी, लेबर यूनियन की जो है ना पूरी फॉर्मेशन थी, अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब की शक्ल में एक क़यादत थी। फिर सूरत हाल चलती रही। फिर KEC के अंदर मैं 79 में 69 में 76 में 74 में मैं अपॉइंट हुआ, 76 में मैं KEC लेबर यूनियन में ज्वाइन हुआ, फिर 80s में मैं जॉइंट सेक्रेटरी बना। तो एक बुरानी सूरत हाल ही रही है। जो 79 में रेफरेंडम हुआ उसको भी यहाँ जो लोग थे उन्होंने उसको सबाडच किया, उसको जिक्र बचाई। उसके नतीजे में जो कोर्ट केस हुआ और वो फिर जो रेफरेंडम 81 में होना चाहिए था वो नहीं हो सका, वो 83 में हुआ फिर। और उसमें भी रेफरेंडम चार्ट ऑफ डिमांड रुका 18 महीने की जो चार्ट ऑफ डिमांड थी वो डैमेज हो गई। फिर शाह साहब ने तदब्बर के साथ काम लिया और अल्लाह ताला की मेहरबानी हुई। फिर 80s में 83 में रेफरेंडम हुआ KEC के अंदर और फिर लेबर यूनियन को अल्लाह ताला ने फतहमंदी दी। ये हार और जीत का तसलसल था। फिर 86 में लेबर यूनियन किसी वजह से लूज कर गई और 86 के बाद जो है ना 89 आ गया। 89 में फिर लेबर यूनियन को जो है ना कामयाबी नहीं मिली। फिर 89 के बाद 83 में भी कामयाबी मिली, नहीं 86 के बाद 88 आ गया। 88 में रेफरेंडम होना था लेकिन वो बवजह डिले हुआ, वो 89 में रेफरेंडम हुआ। 89 में जो रेफरेंडम था वो बड़ा हिस्टोरिकल रेफरेंडम था। उसमें यहाँ 3 कुव्वतें जो मौजूद थी KEC के अंदर। एक कुव्वत की जो नुमाइंदगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही थी और वो ऐसे में साख साहब की यूनियन, डेमोक्रेटिक मजदूर यूनियन और पीपल्स यूनियन का मरकब था। और बेनज़ीर साहिबा जो है उस वक्त जो है 89-90 में जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थी। इसी तरह से अल्ताफ भाई जो है ना कराची में थे, उनकी यूनियन हथौड़े की शक्ल में यहाँ मौजूद थी और वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। और इतना शहर के अंदर उसका असर था उससे रेफरेंडम का, 89 के रेफरेंडम का, कि पूरा शहर हिल रहा था। चूँकि तकरीबन 15 से 18 हज़ार के दरमियान लोग थे, फिर तकरीबन 1000 से 1200 MTLA थी, लोग मूव कर रहे थे। तो BBC उस ज़माने में सबसे अच्छा मीडिया था। वॉइस ऑफ अमेरिका था, BBC था, लेकिन वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस नहीं थी गालिबन उसकी, लेकिन BBC की उर्दू सर्विस मौजूद थी। और BBC आई यहाँ पर खैराबाद के पास, तो हज़ारों लोग यहाँ 4-5 हज़ार का मस्ट्रोल था कराची। यहाँ पावर हाउस है लैंडर रोड पर 3 पोलिंग स्टेशन थे। मैं खुद यहाँ इसी पोलिंग स्टेशन का हिस्सा था। तो BBC का नुमाइंदा इदरीस बख्तियार आए, उन्होंने पूछा कि भाई यहाँ कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि एक तरफ पीपल्स वर्कर है, बेनज़ीर साहिबा की यूनियन है, एक तरफ अल्ताफ भाई की यूनियन है। तो बोला ये डार्क ग्रीन रंग के लोग कौन है, ये बड़े फाल है, ये कौन लोग हैं। वो फिर हमारे पास आया, हमारा दफ्तर नीचे था, इसी कोने में हमारा दफ्तर था। और उसने हमारी बात सुनी। हमने कहा हमारा ट्रेड यूनियन है, हमारा किसी ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं है। कहने लगे जी लोग कहते हैं आप पंजाबी पख्तून इत्तेहाद हैं। हमने कहा नहीं जी, ये देखें आप, ये उर्दू स्पीकिंग बैठे हुए हैं, ये बलोच बैठे हुए हैं, ये गुलदस्ता है सब लोगों का। तो वो उसने BBC में शाम को जो प्रोग्राम दिया उसका मफहूम ये था कि कराची इलेक्ट्रिक में अल्ताफ हुसैन और बेनज़ीर साहिबा की यूनियन है, आपस में जो है ना आमने सामने, लेकिन एक यूनियन और है वहां जिसका नाम KEC लेबर यूनियन है और वो बड़ी फाल है, एक्टिव है। रिजल्ट कुछ भी आ सकता है। रिजल्ट रात को 2:30 बजे आया। शहर के लोग जो है ना, ये शहर बड़ा जिंदा दिलान लोगों का शहर था, वो मूव करके आया। हमारे यहाँ फर्नीचर लगा हुआ था, फर्नीचर टूट गया और बहुत सारे लोग जो है ना जख्मी हो गए, फायरिंग हो गई। यहाँ अजीब एक सूरत हाल हो गई। और इस सूरत हाल में अल्लाह ताला ने मेहरबानी किया
कि लेबर यूनियन को फतहमंदी मिली। 79 वोटों से लेबर यूनियन फतहमंद हुई, फिर रिपीटेडली हुई। कोई लंबी चौड़ी बात है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। उसमें फिर लेबर यूनियन ने एग्रीमेंट किया। फिर एग्रीमेंट के अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये अल्लाह ने एजाज़ दिया कि मेरे लिए भी ज़िंदगी का वो पहला एग्रीमेंट था जिसमें मैंने शाह साहब के साथ हिस्सा लिया। फिर सूरत हाल जब आगे गई तो आगे जाने के बाद 91 आ गया। 91 में 1 to 1 हो गए हम और MQM के दोस्त 1 to 1 हो। वो उधर खड़े हो गए, हम इधर खड़े हो। फिर इस जुर्रत के साथ, इस जवां मर्दी के साथ कि इसी के मेहनत कशों ने लेबर यूनियन को वोट दिया। आप बड़े हैरान होंगे, मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूं। फेडरल पी एरिया का जो जोन था उसमें 224 आदमी मुलाजिम थे और इन्होंने हम पे लाइका लगा दिया कि ये जो पंजाबी पठानों की यूनियन है। ऐसा नहीं था। वहां 8 आदमी जो है ना पंजाबी पठान थे, लेकिन वोट हमें 150 मिले। अजीजाबाद जैसे सेंटर से जो है ना अल्लाह ने हमें कामयाबी नसीब, फेडरल कैपिटल एरिया से अल्लाह ने हमें कामयाबी नसीब। ये हिस्ट्री है लेबर यूनियन। इस निशेब में, इस फराज में, इस कैफियत में आप देखें कि लेबर यूनियन पे पाबंदी लगी, CBA पे पाबंदी लगी, वो 99 में लगी। 99 में जब पाबंदी लगी तो उस वक्त एक जॉइंट वेंचर था। डेमोक्रेटिक मजदूर यूनियन जो है CBA का टाइटल था उसके पास, उसके साथ पीपल्स मिली हुई थी, उसके साथ जो है ना प्रोग्रेसिव मिली हुई थी, उसके साथ एक ग्रुप था जो फॉर्मेशन मिली हुई थी और ये लोग जो है ना CBA की हैसियत से थे। मार्शल लग गया, पाकिस्तान में ट्रेड यूनियन पे कदगन लग गई, वापडा की यूनियन भी सीज हो गई, रेलवे की यूनियन भी सीज हो गई, हम लोग भी सीज हो गए, गालिबन PIA में भी कदगन लग गया, पाकिस्तान CDA में लग गया, वगैरह वगैरह। उस कैफियत में हम CBA नहीं थे। ये मैं बात कर रहा हूं 99 की। हमने बहुत अच्छा एग्रीमेंट किया, हिस्टोरिकल एग्रीमेंट किया। 2 एग्रीमेंट हमने 2 साल के अंदर, जो 2 एग्रीमेंट थे, यहां जो 1-2 पुराने लोग बैठे हैं वो जानते हैं कि हमने 2 एग्रीमेंट को मिक्स करके हमने किया और दोनों एग्रीमेंट का बेनिफिट हमने दिया। ये एग्रीमेंट कब थे? ये 91, 90 के पीरियड था जिसमें 2 एग्रीमेंट जो है ना हमने किए। मरहूम शाहिद आमिर जो KSA का मैनेजिंग डायरेक्टर था वो कत्ल हो गया। तो उसमें जब 99 में सिजेशन लगा, फौज यहां आ गई और फौज ने दफातर बंद कर दिए। ये जहां आप बैठे हुए हैं यहाँ कर्नल आ गया था यहाँ हमारी दरवाजे बंद करने के लिए, लेकिन हमने कहा, हमने उसको बंद नहीं होने दिया। ये अल्हम्दुलिल्लाह फौज ने भी हमारी जो है ना बात तस्लीम की। हमने कहा ये वेलफेयर सेंटर है, यहाँ पर कोई तकरीबकारी अगर हो रही हो, यहाँ कंप्यूटर सिखाया जाता है। शहर का नाजिम जो था नियामतुल्लाह खान, वो इसका इफ्तिताह करने आया, मेयर कराची। तो यहाँ पर अगर कोई तकरीबकारी है तो आप बेशक उसको बंद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। यह सामने हाल मौजूद था, जहां मैनेजिंग डायरेक्टर आया, उसने कहा ये लेबर यूनियन कौन है, ये कौन लोग हैं, इसको बंद कर दिया जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने लेबर यूनियन के लोगों को, लेबर यूनियन के साथियों को हिम्मत दी कि वो भी नहीं बंद कर सके। ये पीरियड था 2000 का, 99 का, 2001 का, ये उस पीरियड की बात करता हूं। इसी दौरान में जो है वो एक कदगन लगी और कदगन ये थी कि IRA 12 जो मजदूरों का कानून है उसको जो है ना खत्म कर दिया गया। वो कानून जब खत्म हुआ तो जिम्मेदारी किसकी होती है? ये जो CBA होती है ये कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है। ये नॉन CBA की जिम्मेदारी नहीं होती कि वो आगे बढ़े और अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। यहां कोई अपोजिशन नहीं है, ये कोई फेडरल गवर्नमेंट का इदारा नहीं है, ये पार्लियामेंट नहीं है कि यहाँ एक तरफ अपोजिशन बैठी हुई है और एक तरफ रूलिंग पार्टी बैठी है। ऐसा नहीं है। यहाँ जो जीत जाता है वही कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट होता है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 2002 हो गया, लेकिन इन्होंने कोई मसाफत तय नहीं की। ये जो CBA बन गया था जॉइंट वेंचर, जिसकी क़यादत जो है डेमोक्रेटिक मजदूर यूनियन कर रही थी। उसके बाद फिर ये हुआ 2002 में लेबर यूनियन ने ML शाहनी को वकील किया। मैं आपके रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए ये बात रख रहा हूं। लेबर यूनियन गई, लेबर यूनियन ने ML शाहनी से बात की। ML शाहनी हाई कोर्ट का एक रिटायर्ड जज था। उसको हमने कहा कि भाई हमारी ये पोजीशन है, वापडा की यूनियन बहाल हो गई। ये जो है कराची इलेक्ट्रिक और वापडा एक दूसरे की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। ये सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन वो बहाल हो गई, हमारे यहाँ बहाल क्यों नहीं हुई? तो ML शाहनी ने कहा कि मैं इसकी फाइट करूंगा और फिर उन्होंने हमारा केस लिया, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन डाली। कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन के दौरानिए में उन्होंने उसको एडमिट किया, उसको समाअत के लिए मंजूर कराया।
ML शाहनी ने, मोतीलाल शाहनी नाम था। उसके बाद वो चले गए, बीमार हुए, आगा खान में एडमिट थे। मैं उनके पास वहाँ पहुँचा कि सर 2 दिन के बाद केस है, तो आप हमारे केस की पैरवी करें, आप चलें वहाँ। तो उन्होंने मुझे अपने पाँव दिखाए, उन्होंने कहा कि भाई मेरी पोजीशन ये है, मैं बीमार हूँ, और मुझे कहा कि मैं ज़िंदा रहा तो वापस आ जाऊँगा, लेकिन मुझे कोई यकीन नहीं है कि मैं वापस आऊँगा। मैं मेरी मौत जो है ना वो मेरे लिए जो है ना ऐसा लगता है मुंतज़िर है। तो आप ऐसा करना, आप रशीद रिजवी के पास जाना। रशीद रिजवी, अच्छा, मैंने रशीद रिजवी साहब का नाम पहली दफ़ा सुना था। मैंने कहा ठीक है सर, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तो आप तशरीफ लाएंगे, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। लेकिन पता चला कि उसकी लंदन में डेथ हो गई। फिर वो ML शाहनी का केस जो ना क्लोज हो गया, साइड क्लोज हो गई। फिर हम चले गए रशीद साहब के पास, मैं और दारुस्सलाम साहब जब रशीद साहब के पास गए तो हमने सिफारिश कराई थी कराची का एक मारूफ लीडर था मिराज मोहम्मद खान, उससे कि जनाब हम लोग जो है ना रशीद साहब के पास हैं, आप भी जो है ना इनको टेलीफोन करें, आप भी खुद आ जाएं वगैरह वगैरह। तो रशीद साहब के पास जब मुलाकात हुई मेरी और दारुस्सलाम साहब की, तो वो कहने लगे कि जी हम जो है ना तुम लोग लड़ाई करते हो, तुम फसाद करते हो, मैं तुम लोगों का केस नहीं ले सकता हूँ। तो मिराज मोहम्मद खान ने उनको समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये मजदूर लोग हैं, लेकिन ये तुम इनकी मदद करो, इनके लिए ज़रा मुश्किलात हो गई है। उसका नतीजा ये निकला कि हमसे पूछा उन्होंने कि तुम लोग मेरी फ़ीस कितनी दे सकते हो। ये बात है 2002 की, तुम कितनी फ़ीस दे सकते हो। हम चुप हो गए। तो उन्होंने कहा मैं तो 6 लाख रुपए लेता हूँ, रशीद रिजवी की बात कर रहा हूँ मैं। तो हमने कहा कि चुप हो गए। मिराज मोहम्मद खान ने कहा कि भाई ये गरीब लोग हैं, 6 लाख रुपया किधर से देंगे। तो उस वक्त के 6 लाख आज के 6 करोड़ से भी ज़्यादा है। उस वक्त जो है ना पैसे की वैल्यू मुख्तलिफ थी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो, तुम लोगों ने ML शाहनी को कितने पैसे दिए। हमने कहा हमने ML शाहनी को 1.5 लाख रुपए दिया। उसने कहा मैं भी 1.5 लाख रुपए लूँगा। जब ये कहा हमने कहा ठीक है जी हम देते हैं। हमने इधर पकड़ दकड़ करके 6 लाख रुपए इकट्ठा किया और दूसरे तीसरे दिन हम वहाँ चले गए। जब वहाँ चले गए और रिसेप्शन में बैठ गया, अब घंटा सवा घंटे के बाद उन्होंने हमें कॉल किया, तो वहाँ पर ML शाहनी की बेवा बैठी हुई थी, ML शाहनी का बेटा बैठा हुआ था। उन्होंने हमारे जो 1.5 लाख रुपए की अमाउंट थी वो उठा के ML शाहनी की जो है ना बेवा को देखी, और राइट फ्रॉम 2002 उन्होंने हमारे सैकड़ों केस डील किए। हम पे 780A लगी, हम पे 9 बंदूक की बुलेट इंजरी हुई, हम पे पुलिस की गाड़ी जलने का मुकदमा लगा, हम पे कर्नल को अगवा करने का मुकदमा लगा, 26 FIR कटी। इन तमाम FIR में रशीद रिजवी हमारे साथ शीशा पलाई हुई दीवार की तरह खड़ा रहा। मरने से आप यकीन करें 15 दिन 20 दिन पहले उसने वकील को बुलाया, शोएब नाम है, बैरिस्टर शोएब, जो केस लेके चला रहा था, उसको बुलाया और उसको समझाया, फिर बुलाया, फिर उसको समझाया, और फिर कोर्ट में केस लगा। ये केस 97 आदमी का केस था, और जिसमें मैंने जैसे अर्ज की तो उसमें 780A थी, उसमें 9 बंदूक की बुलेट इंजरी थी, उसमें पुलिस की गाड़ी थी, उसमें कर्नल साहब का अगवा था। मजदूरों ने कर्नल को अगवा कर लिया। इनके लिए जो हम पे इल्जाम लगाएं कि भाई ये जो कर्नलों को अगवा करते हैं, हम कैसे कर्नल को अगवा करें। ये झूठा केस था। उसका रिजल्ट ये निकला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रशीद साहब की रहनुमाई में वो हम पे केस खत्म कर दिया। मैं अभी एक नशिस्त में बैठा हुआ था, मेरे साथ एक वकील साहब आके बैठ गए, तो उन्होंने कहा कि भाई आप पे कितने केस रह गए। मैंने कहा केस तो हमारे पास 26 थे, 26 FIR थी और 1 रह गया। उसने कहा यार मैं बहुत परेशान था, सीनियर वकील है। मैंने बोला क्यों, आप क्यों परेशान थे। बोला मैं सोच रहा था ये मर जाएंगे तो तब खत्म होगा, लेकिन हमारी ज़िंदगी में हमारे केस खत्म हो, हम भी जिंदा हैं इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला ने भी हमें जिंदा रखा हुआ। किसी ने हमें कुछ नहीं, हमें मुश्किलात हुई, परेशानियां हुई, बहुत सारे लोगों की शक्लें हमारे सामने आई जिन्होंने हमें ज़िक्र पहुंचाया। हम में से कुछ लोग सुल्तानी गवाह बन गए, हम में से कुछ लोगों ने जो है ना अपने ज़मीर का सौदा किया, लेकिन बेशतर लोग 90% लोग यहाँ डटे रहे और इस मसाफत में कामयाब रहे अल्लाह ताला। इसी तरह से ये सूरत हाल उस वक्त से रशीद साहब का भी इंतकाल हो गया। आखिर में जब दुआ करेंगे तो रशीद साहब के साथ भी दुआ करेंगे। हमने इस सूरत हाल में जब वो केस जो 2012 में, 11 में, 2010 में, 31, 95,
सन 2010 की शक्ल में जो है वो मैनेजमेंट ने 52 पिटीशन लगाई, 52 कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन लगी, और पाकिस्तान के लीडिंग लॉयर उसमें अपीयर हुए, और इन्होंने कहा कि ये लेबर का सब्जेक्ट जो है ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, ये फेडरल सब्जेक्ट नहीं है, एनआरसी का वजूद नहीं है, IRA जो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस ऑर्डिनेंस का वजूद नहीं है। इन्होंने ये प्ली ली, और इसमें वकील किसको किया, इसमें लॉ मिनिस्टर जो था पाकिस्तान का फरोग नसीम को वकील किया, इसमें खालिद जावेद एंडी खान को वकील किया, फिर इसी तरह से शाहिद अनवर बाजवा को वकील किया, इसी तरह बैरिस्टर अब्दुल्ला को वकील किया। एक लॉट, आप में से बेशतर लोगों की सूरत का पता नहीं है। आप यकीन करें कि ये रब के काम होते हैं कि रब किसके दिल में क्या डालता है। जब केस की समाअत हुई तो ये बात है 2018 की, केस की समाअत हुई। उस वक्त से पहले 18 से पहले कराची इलेक्ट्रिक के अंदर 2010 से लेके 2018 तक यह सीजेशन था, कानून जड़ से उखाड़ दिया गया, जिसको इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट कहते हैं, ऑर्डिनेंस कहते हैं, उसका वजूद नहीं था। और जब वहां समाअत हुई तो हमने 2 वकील किए थे। वो जो जज था, चीफ जस्टिस था, वो और सज्जाद अली शाह, और एक उनके साथ साथी जज बैठे हुए थे, उसका नाम था, जो अभी रिटायर्ड हुआ है, अभी मुझे याद आ जाएगा नाम, वो था चीफ जज, रिटायर्ड हुआ है अभी। तो वहाँ उसने पूछा कि भाई ये जो मखदूम साहब आप बैठे हुए हैं, आप किसके वकील हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं लेबर यूनियन का वकील। बोला रशीद साहब आप किसके वकील हैं? बोला मैं लेबर यूनियन का वकील। ये पाकिस्तान के मजदूरों के जो है ना केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और दौरान अदालत ये सवाल हो रहे हैं। उसने कहा यार मुझे ये जज चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे बड़ा ताज्जुब है कि जनाब ये पाकिस्तान में इतनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इतनी ट्रेड यूनियन है, इतने एनजीओज हैं, और ट्रेड यूनियन और मजदूरों के कानून जो है ना वो लगा हुआ है समाअत के लिए, और यहाँ कोई उनकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और फिर 4 घंटे 33 मिनट तक मखदूम अली खान ने समाअत की, केस की आर्गूमेंट किए, और रशीद साहब ने पौने घंटे तक आर्गूमेंट किया, और अल्लाह ताला की मेहरबानी के साथ हम सुरखरू हुए। फिर सुरखरू 2018 में जब हुए तो फिर 2019 आ गया। हमारा केस ILO में मौजूद था। हमने ILO को कहा कि वो लॉ जो था वो बहाल हो गया है, अब आप इनको, फिर डायरेक्टर जनरल ILO कराची में, इस्लामाबाद में आया, डायरेक्टर जनरल ILO, और वो उसने जाके वहां कहा कि इससे वो जो NIRC का चेयरमैन था शकरुल्लाह जान, उससे मुलाकात की। ये 2018 के एंड की बात है, 19 की बिगनिंग की बात है। और उसने कहा कि मैं 2 इश्यूज में आपको से डिस्कस करने आया हूँ। कहाँ से? स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड से। 2 इश्यू ये हैं कि ये जो मजदूरों के केस हैं इनकी समाअत नहीं हो रही, ये डंप हो गए, इतने केस बन गए हैं जिसमें तकरीबन 1487 केस थे, समथिंग ऐसे। 1500 केस बल्क में जमा हो गए, और बल्क में जमा होने की रीजन 2 थी। एक रीजन ये थी, एक एप्रीहेंशन होता है, खदशा, जिसको 4A का केस कहते हैं कि ये मुझे खदशा है, मुझे चार्जशीट मिली है, मुझे टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ऐसे केसों की तादाद जो है वो तकरीबन जो है ना 600 से ज्यादा थी। फिर एक दूसरा है वो कहते हैं री स्टेटमेंट का केस, बहाली का केस। वो जो बहाली के केसों की तादाद तकरीबन 700 से तजावज कर गई थी। हमने कहा कि उसको इंफॉर्मेशन दी है, उसने कहा ये केस जो आपके पास पेंडिंग में, और आपके यहाँ समाअत नहीं हो रहा, आपका फैसला नहीं हो रहा, ये केस राइट फ्रॉम 2011 से, 2010 से। तो शकरुल्लाह जान ने क्या उज़र पेश करता, उसने ये वादा किया कि मैं कराची इलेक्ट्रिक के जो केसेस हैं इसके सेपरेट जज अपॉइंट करूंगा, और इंशाल्लाह 3 महीने में रिजल्ट दूंगा। ये 2018 की बातें। और आपको पता है कि यहाँ पर बाजवानी एक जज आया था, नहीं, यहाँ NIRC में जज एक आया था, बोरानी, वो जिसने फौरी केस चलाए थे, चीमा साहब को भेजा, और ये बातें हुई जुमे को, और हफ्ते को ब्रेक थी, इतवार को छुट्टी थी, और मंडे को यहाँ चीमा साहब आए, और चीमा साहब ने केस चलाना शुरू कर दिया।
वो बदकिस्मती हमारी थी कि उनकी ड्यूरेशन तकरीबन 1.5 महीने की थी, 2 महीने की थी, उसके बाद उन्हें रिटायरमेंट होना था और फिर लेकिन उसके बाद भी हमारे केस चलते रहे। आज जो हमारे केस सिंगल में बहाल होके, फुल बेंच में बहाल होके, वहाँ 56 केस जो है ना इस्लामाबाद कराची हाई कोर्ट में पड़े हुए हैं। इसी तरह से ये जो 37 आदमियों का केस है, 37 आदमियों का, वो भी बहाल होके अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना फाइनल शेप अख्तियार कर गया है। बेशतर लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिनका केस है 37 लोगों में से कुछ बच्चे जो है ना उन्होंने ड्यूटियों पे लिए हैं, कुछ बच्चे ड्यूटियों पे लिए हैं। देखिए ड्यूटी एक ड्यूटी होती है कि आप उनको जो है ना एक एग्रीमेंट भी है कि आपको करीब तरीन रिहाइश के आप उनकी पोस्टिंग दें उनको, लेकिन उनको इस तरह से तितर बितर कर दिया गया है, उनको आफरीन है कि वो इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। ये ट्रेड यूनियन की आला ज़र्फी है कि वो इसको लेके चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे साथियों को एक को ईस्ट एंड में फेंक दिया गया बलूचिस्तान में, एक को ठट्ठे में फेंक दिया गया। ये सूरत हाल कितना देर चलेगी? यहाँ पर जो लोग आगे बैठे हुए हैं 34 जो है ना फौज के जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, वो ट्रेड यूनियन को मस्क करने के लिए बैठे हुए हैं। ये देर पा नहीं होगा। फिर एक बंदा इन्होंने पैसे के जोर पे जो है ना सूरत हाल चलाई है और NIRC में शब खून मारा गया। एक बंदे को ब्राइब किया, वो खोखर नाम का बंदा था, उसको ब्राइब किया डिप्टी रजिस्ट्रार, वो यूज हुआ और यूज होने के बाद तकरीबन लाखों रुपया, मेरे पास सबूत नहीं है लेकिन द्रोग बागर्दे रावी, ये मेरे पास सबूत नहीं है लेकिन मेरे पास सुनी सुनाई बात है कि वो यहाँ से पैसे लेके जर्मनी चला गया। उस पर हमारे खिलाफ जो है ना एक केस पास हुआ और केस पास होने के नतीजे में हमें पीछे धकेल दिया गया, और एक उजरती तौर पर, जैसे उजरती कातिल होता है ऐसे उजरती यूनियन तरतीब दे दी गई कि बोला ये यूनियन डील करेगी। लेकिन आप इसका सियाको सबाक जरूर देखें कि ये सिकंदर रेफरेंडम हुआ 2009 में, 20 अगस्त 2009 को CBA का सर्टिफिकेट लेबर इनको मिला। ये पीरियड चला 19 अगस्त 2011 तक। 2011 से नया रेफरेंडम होना था, लेकिन वो जो कानून था जिसका मैंने जिक्र किया इंडस्ट्रियल लॉ, उसकी वजह से केस रुक गया और ये केस चलता रहा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और फिर 2018 में हमें अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। फिर 2019 में रेफरेंडम हुआ। 2019 में जब रेफरेंडम हुआ तो हम यहां दफ्तर में बैठे हुए थे, कामयाबी के बाद अल्लाह के यहां दुआगो थे, तो पता चला कि जी एक बंदा आया पैंट शर्ट में और हाथ में उसके था वो था गुलदस्ता था, और उसने हमें आगे गुलदस्ता दिया और एक लेटर दिया बाजवा की तरफ से, ये जो तारिक बाजवा या जो भी कोई नाम था, जमील अफजल बारबा, उसकी तरफ से दिया कि जी आप सबको मुबारक हो। हमने कहा आप सबसे क्या मुराद है? CBA तो हम बने हैं, तुम गुलदस्ते उनको बांटते फिर रहे हो। और फिर उसमें उसने एक वॉइस मैसेज दिया, उसका मफहूम ये था कि सितारों से आगे जहां और भी हैं। मतलब आप सोशल मीडिया के लोग हैं, हाँ, ये उसने मैसेज दिया और रिजल्ट ये निकला कि हम पे केस डाल दिया। फिर केस किसकी तरफ से डाला? कम से कम 1.5 दर्जन केस इस्लामाबाद में डाल दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 6 केस डाल दिए, सिंध हाई कोर्ट में केस डाल दिए, और हमें सैंडविच बना दिया। जब हमने देखा किसी यूनियन का सबसे बड़ा टाइटल जो होता है कि उसको मौका मिले कि वो चार्ट ऑफ डिमांड करे। आप जानते हैं कि लेबर यूनियन को ये एजाज रब ने दिया, 10 दफा दिया और 10 दफा लेबर यूनियन ने कामयाबी हासिल। अभी हमारा पीरियड जा रहा था, हमें बड़ी तशवीश हो रही थी। हमने वकला से मशवरा किया, खालिद इमरान वो भी इंतकाल कर गए, अल्लाह ताला उनको भी मग़फ़िरत करे, उनके लिए भी दुआ करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने लेटर ड्राफ्ट किया कि ये जो लॉ है, इंडस्ट्रियल लॉ है, उसमें रियल सेंस में स्ट्राइक नोटिस दिया जा सकता। हमने जो उन्होंने लेटर दिया, हमने लेटर पोस्ट किया और तीसरे दिन जनाब हमें कॉल कर दिया गया हाई कोर्ट में। जब तीसरे दिन हाई कोर्ट में कॉल कर दिया तो उसमें जनाब शफी सिद्दीकी एक इस वक्त प्यूनी जज हैं, सीनियर जज हैं, और मैं अफसोस के साथ कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त जुडिशरी है वो लेबर लॉ को समेटती नहीं, क्योंकि एक तो लेबर कमज़ोर है, एक उनका लॉ कमज़ोर है और उनकी इंटरप्रिटेशन भी कमज़ोर है, उनकी तशरीह नहीं है। मेरे ज़ाती, जब मैं आपकी तरह नवंबर था तो कराची इलेक्ट्रिक में केस हुए थे, तो यहाँ पर अली अमजद वकील थे,
फिर यहाँ पर जो है ना शाहिद अनवर बाजवा वकील थे, फिर यहाँ पे रशीद रिजवी वकील थे, फिर यहाँ पर जो चौधरी रशीद वकील थे, फिर जो वकील अशरफ खान वकील थे, फिर खालिद इमरान वकील थे। लेकिन अब राजुल वक्त में मैं समझता हूँ कि बहुत कमज़ोरी है, बहुत कमज़ोरी है, बहुत बिकाऊ माल है। ये सूरत हाल अफसोस की है। तो हमने जो स्ट्राइक नोटिस दिया उस पर वो जो थे अपने शफी सिद्दीकी, उन्होंने स्टे कर दिया। ये स्टे कब हुआ? ये 2021 में हुआ, 2021 में हुआ। जब ये स्टे हुआ तो 2022 आ गया। वो हमारा बदकिस्मत पीरियड था कि 31 दिसंबर सन 2021 को पीरियड जो है ना मुकम्मल हो गया। जब पीरियड मुकम्मल हो गया तो फिर 2022 जनवरी आ गया। 2022 जनवरी को यहां रेफरेंडम की प्रोसीडिंग शुरू हो गई। जब रेफरेंडम की प्रोसीडिंग शुरू हुई तो सूरत हाल चली और फिर एक वक्त आया कि यहाँ निशानात अलाट होने थे, वोटर लिस्ट डिसाइड होनी थी, बिल्कुल एंड पे लगा हुआ था कि यहाँ पर जो लोग जिन्होंने अभी जिन्होंने दस्तखत किए हैं, जो सिग्नेटरी हैं, उसमें एक लड़का है मलीर से, उसने किए दस्तखत, एक लड़का है और यहाँ पावर उसका एक बच्चा है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन बड़ी बदबख्ती हुई है। मैंने चार्ट ऑफ डिमांड पढ़ा है और चार्ट ऑफ डिमांड जो 2011 से अनवर्ड था, 2011 से, और ये 11-12 हर 2 साल के बाद लीगल चार्ट ऑफ डिमांड होता है। और पाकिस्तान के अंदर 2011 से कीमतें बतदरीज बढ़ती चली गई हैं और वो कम नहीं हुई है कीमतें। और फिर महंगाई बढ़ी है, इन्फ्लेशन बढ़ा है, अफरात ज़र बढ़ा है। उसके नतीजे में क्या होना चाहिए था? उसके नतीजे में जो है ना एक बेहतर एग्रीमेंट होना चाहिए था। जो हमने 2019 में जो है वो दी थी स्ट्राइक नोटिस, और फिर 2021 में वो पीरियड खत्म हो गया। और कानून ये कहता है कि जब पीरियड खत्म हो जाए तो फाइनेंशियल डिमांड नहीं की जा सकती है। कानून क्या कहते हैं कि फाइनेंशियल डिमांड नहीं की जा सकती है। लेकिन फिर भी राजी हो गए मुल्ला, राजी हो गए काजी, तो फिर वो मायदा हो गया। जो मायदा किया उसमें 8 एग्रीमेंट को मर्ज कर दिया और मर्ज करके एक एग्रीमेंट कर दिया। जो इसका सर्कुलर इशू किया उसमें क्या कीजिए तो वो 150-200% है, वो 15% है। कितनी दुख की बात है। आपका राइट नहीं था कि आप जो है ना एग्रीमेंट करते। आप सीबीए नहीं बने थे, आप वोट की ताकत से इलेक्ट नहीं हुए थे, वोट की ताकत से लेबर ने इलेक्ट हुई थी। फिर पीरियड 2019 का 2021 का गुजर गया, 2022 जनवरी से जो सूरत हाल तब्दील हो गई। फिर रेफरेंडम की प्रोसीडिंग शुरू है, फिर जो है ना उसके नतीजे में जो है वो नई सीबीए का तयन होना था। फिर उसका जो है जिम्मेदारी थी कि वो नया एग्रीमेंट करता, फिर इनको मिला के एग्रीमेंट किया जाता। और मैं समझता हूँ कि केईसी की जो इस वक्त मिनिमम वेज है वो 13,000 रुपये है। 13,000 रुपये से आपका रिवीजन ऑफ पे स्केल शुरू हो रहा है। कम से कम 80,000 से शुरू होना चाहिए। इसमें आप ये मेरी बात है, ये इसको छोड़ दें आप। 99 में सीजेशन आया केईसी के अंदर, और जब 99 में सीजेशन आया तो डेमोक्रेटिक मजदूर यूनियन, पीपल यूनियन, फला यूनियन, इनका कॉम्बिनेशन था, इन पे सीजेशन आ गया। फिर रब ने 2005 में लेबर ने लड़के बहाल कराया। फिर जो है ना मैनेजमेंट के टाउट बीच में आ गए और ये यूनियन जो 2005 में बहाल हो जानी चाहिए थी, सन 2002 में बहाल हो जानी चाहिए थी, वो 2009 में बहाल हुई, और वो भी रशीद साहब की कोशिश से हुई। उसका नतीजा ये निकला कि अल्लाह ताला की मेहरबानी के साथ वो मसाफत जो है बढ़ती चली गई। और फिर हमने जब एग्रीमेंट किया 20 अगस्त 2009 की सीबीए का जो एग्रीमेंट है, वो आप में से पढ़े लिखे बच्चे हैं उसको ज़रूर देखें। उसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एक, हमने क्रॉस पे ग्रेचुइटी करवाई थी जिसका मॉनेटरी इम्पैक्ट जो है 83 करोड़ रुपया था। आप यकीन करें, एक इंटरनेशनल फर्म है फाइनेंस की, उसका नाम है फर्गूसन केईसी का ऑडिट करने आई। चूंकि केईसी की प्राइवेटाइजेशन का अमल था, तो फर्गूसन जब आई यहाँ पर ऑडिट करने के लिए, वो यहूदियों की इंटरनेशनल फर्म है, तो उसने ये लिखा हमारे अपने फाइंडिंग्स में, जो हमारी एनुअल बुक होती है, ये उसका हिस्सा है। उसने लिखा कि ऐसा लगा कि सीबीए ने मैनेजमेंट के हाथ और अकल को बांध दिया था। ये लिखा है, नोट लिखा है चूंकि उसमें 83 करोड़ रुपए का मॉनेटरी इंपैक्ट आ रहा था।
क्योंकि उसके बैकग्राउंड में SCMR 22 का एक वजूद था। ये लंबी चौड़ी बात है। फिर वो लेबर यूनियन का एग्रीमेंट मौजूद है। फिर उसके कंटिन्यूशन में 6,500 बच्चे, उसमें से कुछ बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, 6,500 बच्चे मस्ट्रोल परमानेंट मस्ट्रोल का हिस्सा बने। फिर 4,500 रुपया जो है एग्रीगेट इंक्रीज आया आपके सामने। लेबर यूनियन अगर एग्रीमेंट करती तो लेबर यूनियन इस तरह से एग्रीमेंट करती कि इन 8 एग्रीमेंट को जो है ना हिस्सा लेती, नहीं लेती तो जदोजहद करती। जदोजहद कोई नबियों और वलियों की जदोजहद है। हम चींटी के बराबर छोटे छोटे लोग भी उसका हिस्सा बनेंगे। हमने जाने भी 12 से 15 ओहदेदार लेबर यूनियन के अल्लाह को प्यारे प्यारे हो गए। आज उस्मान बलोच नहीं है, उनका बेटा बैठा हुआ है। हाजी शहजाद नहीं है, उनका भाई बैठा हुआ है। आज जो है ना दूसरे अहबाब नहीं है, वो बैठे हुए हैं। एक ताल्लुक बना हुआ है, एक यूनिटी बनी हुई है। ये कोई जदोजहद को बेच देना, किसी मसाफत को जो है ना करना दिया एग्रीमेंट। मैं वसूख से कहता हूँ, मैंने जब देखा जिन लोगों ने एग्रीमेंट किया, वल्लाह वो एग्रीमेंट के साइन नहीं कर सकते हैं। उनमें से एक आदमी जो है वो उसी वक्त ही रिजाइन देके चला गया कि जी मुझे लानत मलामत होगी बॉस। उसमें हमारा ILO का जो वो कंप्लेंट है जो 2011 में हमने की थी, उसको भी उन्होंने कहा कि जी इसको भी हम खत्म करते हैं। फिर उसमें भी उन्होंने एक पैरा लिख दिया, उसकी जो सेक्शन 22 है, उसका सब सेक्शन 6 है, उसमें लिख दिया कि जनाब ये जो प्रीवियस जो CBAs है, प्रीवियस जो एग्रीमेंट के पीरियड है, वो इसका हिस्सा नहीं होगी। फिर छपा दिया गया एग्रीमेंट को। फिर एग्रीमेंट हम ले आए और उसको हमने पब्लिश कर दिया। ये बड़े शर्म की बात हुई है, बहुत अफसोस। इसमें हमारा नुकसान हुआ या नहीं हुआ? मैं तो समझता हूँ हमारा इज्तिमाई नुकसान नहीं है, बल्कि कलेक्टिव नुकसान है, इज्तिमाई नुकसान है, सबका नुकसान, मेहनत कशों का नुकसान हुआ। इसमें इदारे के अंदर यूनियन का नुकसान हुआ। यूनियन के अंदर एक ग्रुप तरतीब दे दिया गया जो लेके जाता है, जाके कहता है जी ये माफ़ी मांग रहा है, जी ये जी पैसे लेना चाहता है। मैं यहाँ पे मौजूद नहीं है, हमारे एक साथी उसने एक शेयर किए मैसेज, वो मैंने खुद देखा है। और उसने कहा कि भाई मुझे 2012 में मैनेजमेंट ने बुलाया था और मुझे कह रही थी तुम ड्यूटी भी ले लो और तुम जो है ना पैसे भी ले लो। वो मीटर रीडर हैं, लियारी में थे। तो मैंने उनको कहा कि ये जो आप पैसे दे रहे हैं, किस तरह से दे रहे हैं, ड्यूटी बिल ले रहे हैं, किस तरह से ले रहे हैं, मुझे क्या करना पड़ेगा? बोला तुम्हें माफ़ीनामा इख्तियार करना पड़ेगा, यूनियन से लाताल्लुकी इख्तियार करनी पड़ेगी, तुम्हें ये भी इख्तियार करना पड़ेगा कि तुम्हें जो मिल रहा है वो तुम्हें चुपके से ले लेना चाहिए था। उसके 3 हिस्से होते थे। एक मैनेजमेंट का जो ग्रुप इस पर बारगेनिंग करता था, यहाँ टाउट है, यहाँ लोग हैं जो इस पर अपना मुआवजा लेते हैं। जिस तरह एजेंटी होती है, एजेंट अपना मुआवजा लेता है, इसी तरह से ये एजेंटी कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा ग्रुप जो है ना दूसरे यूनियन वाले होते हैं, वो भी अपना मुआवजा लेते हैं। फिर इंडिविजुअल को भी जो थोड़ा बहुत मिलता है। कुरान उठा के देख लो किसी को, जिन लोगों ने बारगेनिंग की है उनका जो प्रीवियस एरियर जो था उसके टुकड़े कर दिए गए, उनको तितर बितर कर दिया गया, उनके जॉब को इनसिक्योर कर दिया गया, उनको माफीनामे की बुनियाद पे कह दिया गया कि तुम्हारा तो माफीनामा है, तुम जरा मूव करोगे लेबर के दफ्तर की तरफ आओगे तुम्हारा खाना खराब हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी कुव्वत जो है अल्लाह ताला की, ये सारा कुछ जो है पूरा निज़ाम रब के पास है। जो लोग डर जाते हैं, जो लोग मसाफत से घबरा जाते हैं, जब कुरान में जिक्र है रिज़्क़ का, तो उसमें कुरान कहता है कि जो तेरे नसीब में तुम्हें मिलेगा, ये मेरा और आपका के अलावा नहीं, ये रब का कहना है। जो तेरे नसीब में है वो तुमको मिलेगा, तुम उसको हासिल करो मेहनत, सब्र और ईमानदारी के साथ। फिर कुरान ही कह रहे हैं कि तो तेरे नसीब में है वो तुमको मिलेगा, चे जाए कि वो 2 पहाड़ों में फंसा हुआ क्यों नहीं है। फिर कुरान कहता है कि जो तेरे नसीब में है तुमको नहीं मिलेगा, चे जाए कि तुम्हारी ओंठों के दरमियान फंसा हुआ है। ये कुरान कहता है। हमने हमारे इज्तिमाई तौर पर हमने आसानी में, मुश्किलात में जो सफ़र गुजारा है, फैमिली डैमेज कर गई है, ये सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन उसका समर रब की तरफ से मौजूद है। हम आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पुरुमीद हैं, अल्लाह ताला हमें मौत दे दे कि किसी नामनाद कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ ना जाए, किसी इस तरह की बारगेनिंग में ना जाए जहाँ हमारा ज़मीर मुर्ता हो जाए। इससे मौत अच्छी है ये वो पहन के वहाँ बैठ जाना कि जी हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, पता चला कि एग्रीमेंट के अल्फ़ाबेटिक से कोई वाकिफ़ नहीं है, और फिर सौदा करके बैठ गए और फिर ट्रेड यूनियन को गंदा करके बैठ गए। उसका रिज़ल्ट फिर ये निकला कि आज जो है ना मेहनत कशों का वजूद जो है तहलील हो रहा है। ने कि इसी के अंदर लेबर यूनियन ने, आपको पता नहीं है लेकिन अल्लाह का तो पता है, जब ये 6,500 बच्चे परमानेंट हो रहे थे तो उन अयाम में
हम बार्गेनिंग पोजीशन में थे। वो चाह रहे थे कि ये जो प्रीवियस तकसीम है मेहनत कशों के दरमियान, इसको बहाल रखा जाए। ये कौन चाह रहा था? मैनेजमेंट चाह रही थी। और वो चाह रही थी कि ये जो लोग हैं पुराने, इनको इतनी खतीर रकम हम एडिशनल दे देते हैं और इनको ओपीडी दे देते हैं, इनको ये दे देते हैं, इनको जो है ना आप 2-4 चीजें इस तरह की स्कीम दे देते हैं, लेकिन इनको परमानेंट नहीं करते। ऐसा ही था ना। लेकिन लेबर यूनियन ने स्टैंड लिया। वो स्टैंड ये था कि ये परमानेंट होने चाहिए। और फिर अल्लाह ताला ने हमारी मदद। आखिरी वक्त था, मुझे पूरी मैनेजमेंट ने, ताबिश गौर था, CFO था, पूरे डायरेक्टर थे, उन्होंने बुलाया कि जी एक आदमी आके उसको जस्टिफाई करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिम्मेदारी मेरे साथियों ने लगाई, मैंने उसको जस्टिफाई किया और 100% हमारे मुतालबात उस वक्त पूरे हुए। 4,500 एग्रीगेट इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ? मैं कोई जुबानी बात नहीं कर रहा हूँ। ये 4,500 एग्रीमेंट माजी का एग्रीमेंट का हिस्सा थे। आज उसी एग्रीमेंट में कहते हैं कि जी एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है। लेबर यूनियन जो है ना वो जा रही है इंशाल्लाह। 885 में ये जो मिस्टर X है, मिस्टर Y है, मैं नाम भी लेना मुनासिब नहीं समझ रहा, इनके अपना स्टे मौजूद है। 885 जो CP है, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन है, उसमें स्टे मौजूद है, इन्होंने करवाया है। जो इसमें सदर बना हुआ है, जिसमें से गदर बने हुए कि जनाब CBA एग्रीमेंट नहीं कर सकती है, उस पर हम कंटेम्प्ट में जाएंगे ना, जाएंगे हम इंशाल्लाह। हम कोशिश करेंगे कि ये जो शॉर्टकट मारा गया है, जिसमें लाखों रुपए की गबन हुई है और बंदा यहाँ से छोड़ के जर्मनी चला गया है, हम कोशिश करेंगे कि 30 तारीख को उसका केस इस्लामाबाद में लगा हुआ है, इंशाल्लाह उसका भी फैसला होगा, इंशाल्लाह उसका भी फैसला। वो केस मेरिट पे है। हमने ये जो यहाँ जो जिम्मेदार आदमी था जिसने शब खून मारा है, हमारी जो राइट को जिसने मस्क किया है, हम कोशिश करेंगे कि उसको भी कैफरे किरदार तक पहुँचाएं। ये सारी जदोजहद का हिस्सा है। लेकिन जिन लोगों ने एग्रीमेंट कर दिया है, वो एग्रीमेंट जो है वो कानून का हिस्सा बन गया। अब उसमें हमारी लड़ाई है कि भाई ये एग्रीमेंट सही हुआ है, एग्रीमेंट नहीं हुआ, इसमें स्टे मौजूद था, इसमें स्टे मौजूद नहीं है। फिर पता चला कि जी जिन लोगों ने स्टे लिया कि जी एग्रीमेंट CBA नहीं कर सकती, फिर वही खड़े हो गए एग्रीमेंट कर रहे हैं और साइन कर रहे हैं और फोटोग्राफ ले रहे हैं। ये मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई कानून की बात है, ये लाकानूनियत है। लॉ को ब्रेक किया गया। हमारी कोशिश होगी कि किसी कदगन पे किसी सूरत हाल को लेके चलें और इंशाल्लाह आप दुआ करेंगे। आप जो है ना, हम एक जगह पे एक किश्ती में, कोई नहीं है इधर के, कोई लीडरशिप कोई नहीं है, हम सब भाई हैं। हमारा वजूद एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। आप भी उसी कश्ती के मुसाफिर हैं, हम भी उसी कश्ती के मुसाफिर। हमारी भी मुश्किलात हैं, आपकी भी मुश्किलात हैं। ऐसा नहीं है कि हम कहीं बरौनाई में रह रहे हैं, हम कहीं आसूदगी में रह रहे हैं और आप मुश्किलात में रह रहे हैं। हम और सब काम बने और इसको हमने ज़िंदा रखना है। कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये जो कर रहे हैं रेफरेंडम को स्टे की तरफ हम नहीं जाएंगे। अगर रेफरेंडम होता है तो हम अपना पॉलिसी डिसीजन देंगे, रेफरेंडम को स्टे नहीं करा सकते हैं, कराना चाहिए हमें, क्योंकि रेफरेंडम होना चाहिए, लोगों की आवाज़ आनी चाहिए, हमारी भी आवाज़ उसमें शामिल होगी। अभी मुझे इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ इन्होंने मैनेजमेंट ने केस किया। आप में से कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता है। मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया। मेरी डिस्क्वालिफिकेशन किस पे आई है? मेरी डिस्क्वालिफिकेशन इस पे आई है कि मेरा रिटायरमेंट हो गया था 14 में। तो मैंने देखा, चूँकि पहली दफ़ा प्रैक्टिकल लाइफ में मैं गया, वकला की लाइफ में गया, तो मैंने देखा कि वकला में बड़ी चीटिंग है। ये जो है ना, इनके मुंशी भी पैसे लेते हैं, ये कोर्ट के अमले से भी मिले होते हैं, ये ख़ुद भी मिले होते हैं, हर पेशी में जनाब ये पैसे लेते रहते हैं। तो फिर ऐसा किया, ये जो लोग हमारे साथ हैं इनके इल्म में है कि मैंने LLB किया था 85 में, तो मैंने फिर लाइसेंस ले लिया रिटायरमेंट के बाद। मैंने लाइसेंस ले लिया, आबिद ज़ुबैरी हाई कोर्ट चला गया। आबिद ज़ुबैरी ने मुझे नोटिस करा दिया। मैंने 2017 में अपना लाइसेंस सस्पेंड करवा दी। वो मेरे गले पड़ गया कि ये वकील है और यूनियन का सदर है, वकील है, यूनियन का ओहदेदार है, और ये नहीं हो सकता है। फिर ये लेके हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद NIRC में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब केस हमने इनको डाला है सुप्रीम कोर्ट कराची में, कराची रजिस्ट्री में। ये 2 दिन पहले 8 तारीख को उसकी समाअत हुई है और 2 रुकनी बेंच थे, उन्होंने समाअत की है
और उसने जब हमारे वकील ने उसको, रशीद रिजवी साहब का बेटा है, बैरिस्टर तेमास नाम है उसका, वो जब उसने अपनी बात रखी कि जनाब ये कानून ये कह रहा है और ये सूरत हाल, उसने कहा जी वो बंदा कौन है? उन्होंने कहा जी वो बंदा पेश करो। मैं पेश हुआ तो फिर उन्होंने कहा कि भी ये कैसा ऑर्डर हाई कोर्ट ने पास कर दिया है। उस पर उन्होंने नोटिस किया है, इंशाअल्लाह अज़ीम 22 तारीख की पीरियड जो है उसमें केस लगेगा तो अल्लाह ताला मुझे भी सुरखरू करेगा इंशाअल्लाह। इसी तरह से 30 तारीख को इस्लामाबाद में केस लगेगा, उसमें इंशाअल्लाह आप सबको सुरखरू करेगा और लेबर यूनियन अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, ये टावर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा और इसी के साए के तले हम इंशाअल्लाह जिंदा रहेंगे। हमारा अगर कब्र होगी तो वो जिस तरह पाकिस्तान के झंडे में लिपटा जाता है, इसलिए हमारा कब्र में जनाजा इसी के साए में जाएगा इंशाअल्लाह। मैं आपसे कहता हूँ कि आप में से कोई भी शख्स कोई बात करना चाहता है, कोई पूछना चाहता है, हमारी कोई गलती कोताही है उस पर निशानदेही करना चाहता है, हम आपके सामने सर तस्लीम हैं, हम हाजिर हैं, हम जवाबदेही के लिए हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया आपका।